गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? देखिए, जो पीडीएफ का लिंक शेयर हो रहा है आपको, उसमें नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स मौजूद है। ठीक है ना? उसी नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स में आपका अरुणाचल का भी करंट अफेयर्स कवर है। दूसरी चीज आपका ये है कि जो अपन ये नेशनल लेवल वाला भी कर रहे हैं उसमें भी अरुणाचल का कवर है। साथ ही साथ कोशिश रहती है कि अरुणाचल टाइम्स भी आपको टाइम पे करा दिया जाए। जैसे 15 जुलाई तक का बना लिया है हमने। मई एंड जून का तो अवेलेबल है। अगस्त का कहाँ से कराते हैं सर? अगस्त तो अभी चल रहा है ना। और जो जून वाला पीडीएफ है, ये क्वेश्चंस वाला जो पीडीएफ है वो अपलोडेड है आपका। लिंक जो आपको दी गई है, उसके बाद उसका जो ये एनालिसिस है, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा जून का, इसको अपलोड करवा दिया जाएगा। ठीक है ना? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, तो हम लोग सर जून का करंट अफेयर्स देख रहे थे। जून में अपन कहाँ तक आ गए थे? आई थिंक 50 क्वेश्चन तो अपने हो गए थे। ठीक है, मतलब आधा हो गया था जून अपना। क्वेश्चन नंबर 51 जो था, रिसेंटली राजीव तारानाथ हैज पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? पॉलिटिक्स, एकेडमिक्स, म्यूजिक या फिल्म डायरेक्शन। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए थे। इसके चार ऑप्शन दिए थे आपको। तो करेक्ट आंसर क्या था बताइए जरा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आखिरी क्वेश्चन यही था। हम्म, आखिरी क्वेश्चन यही था। राजीव तारानाथ हैज पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? पॉलिटिक्स, एकेडमिक्स, म्यूजिक, फिल्म डायरेक्शन। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज म्यूजिक। ठीक है, करेक्ट आंसर इज म्यूजिक। ठीक है, तो 52 से स्टार्ट करेंगे सर आज। 51 तक तो हो गया था पिछली क्लास में। 52, recently Atal Innovation Mission in collaboration with La Foundation, Dassault Systems India, ठीक है, has organized a flagship program for school students to instill innovation and entrepreneurship mindset among school students across India. What is the name of this program? देखिए, एक अटल इनोवेशन मिशन अभी करेंटली भारत सरकार ने चलाया है। अटल इनोवेशन मिशन का पर्पज ही यही है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें इनोवेशन का माहौल बनाया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल बनाया जाए, क्रिएटिव स्किल्स उनको सिखाई जाए। तो अटल इनोवेशन मिशन है, और एक इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है ला फाउंडेशन दसॉल सिस्टम्स इंडिया। ठीक है, इन्होंने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया है, वही इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। तो सवाल यह है कि जो इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम का नेम क्या है? हाँ जी, ये जो प्रोग्राम बनाया उन्होंने उस प्रोग्राम का नेम क्या है? मेड इन 3D, सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A1, एक नंबर, बढ़िया। एक्सपेक्ट नहीं था सर ये सही जवाब आएगा, बट जवाब सही आया है, बहुत अच्छी बात है। तो करेक्ट आंसर इज 52 का सी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 52 का सी। मेड इन 3D, सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 52 का सी। अब इसमें एक जो मिशन है अटल इनोवेशन मिशन, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन है सरकार का। तो इसका पर्पज यही है कि जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। ठीक है,
It is India's flagship initiative to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country and was set up in 2016. तो इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? एक तो क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं कि ये इसकी ऑडियंस क्या है, ठीक है? तो ये मतलब अटल इनोवेशन मिशन स्कूल के बच्चों के लिए है या कहीं पर साइंटिस्ट के लिए है, तो किस पर्पस के लिए? एक तो ये इस तरह से क्वेश्चन तो पूछ सकता है जिसके चांसेस काफी कम है। तो ये जो काम करता है स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एमएसएमई, इंडस्ट्री लेवल पे यह काम करता है, तो इसका वाइड एप्लीकेशन है, तो इस तरह का क्वेश्चन वो बनाएगा नहीं। अब इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं सर, अटल इनोवेशन मिशन के कई सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे अटल इनोवेशन के तहत आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में अटल टिंकरिंग लैब्स क्रिएट की जा रही हैं, स्कूल्स में एटीएल क्रिएट की जा रही है, अटल टिंकरिंग लैब्स। टिंकरिंग मतलब वही थिंकिंग से बना है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर अटल टिंकरिंग लैब्स किस मिशन के तहत बन रही है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो पता होना चाहिए, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, मेंटर ऑफ चेंज प्रोग्राम है, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस अराइज, ये सब किसके अंडर काम कर रहे हैं? अटल इनोवेशन मिशन के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका कंपोनेंट का नेम पूछ के दे के आपसे पूछ सकते हैं किस मिशन के अंडर है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा आने की संभावना है, अगर अटल इनोवेशन मिशन से सवाल पूछेगा कि इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो अटल इनोवेशन मिशन को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम क्या है सर? नीति आयोग, ठीक है? तो दो तरह के सवाल इसमें ध्यान रखिएगा, एक तो हो गया इसके कंपोनेंट्स और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, दैट इज नीति आयोग। बात समझ में आ रही है सर? क्वेश्चन नंबर 52। ऑलराइट, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कह रहा है सर? Recently, first ever International Day for Dialogue Among Civilizations was observed on which of the following days to raise awareness of value of the diversity of civilizations and promote dialogue, mutual respect, tolerance and global solidarity। ठीक है, इसका आंसर बताइए। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन was observed on which of the following days to raise awareness of value of the diversity of civilizations and promote dialogue, mutual respect, tolerance and global solidarity। बताइए, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग civilizations was observed on which of the following days। तो ये डेज एंड डेट्स के नाम पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है? डेज एंड डेट्स के नाम पे क्वेश्चन ही आपसे यहाँ पे बन सकता है। देखो, डेज एंड डेट्स आपको बहुत ज्यादा अलग से करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से कर लिए ना, तो बहुत सारी चीजें आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ये आपका बुक्स एंड ऑथर्स, ये आपका इंटरनेशनल डेज एंड डेट्स, तो ये सारी चीजें अपन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कवर कर ही लेते हैं, ठीक है ना? तो वो फिर जीके वाला पार्ट उसको आपको अलग से बर्डन नहीं बनाना है। ये जो करंट अफेयर्स मैं करा रहा हूं इसका सीध सिर्फ ये पर्पज नहीं कि आपके करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन बने, ये करंट अफेयर से सर आपको और भी जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक मतलब जो जीके के रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं, मिसलिनियस क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये वहां पर भी आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना? तो एक जो वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, रैंडम वेराइटी जीके में कि कुछ भी पूछ ले रहा है, तो उस रैंडम वेराइटी को कवर करने की हमारे यहाँ पर पूरी कोशिश रहती है और उसमें फायदा भी होता है सर। अगर आप पिछले क्वेश्चंस उठा के देखें
तो उसमें मैंने मतलब कोई भी मेरा स्टेनोग्राफर हो या सीजीएल का पेपर हो तो उसका जीके डिस्कशन उठा के मेरा आप देख लेना। जब मैंने डिस्कशन कराया है तो वहां पे हर एक क्वेश्चन का बताया भी कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मैंने इधर करा रखा था, ये क्वेश्चन इधर करा रखा था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर्स करके भी बने जा रहे थे, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते वो तो शायद ना बनते, लेकिन उसके साथ साथ जो हमने एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी हैं वहां से काफी मदद मिलती है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स सिर्फ ऐसा नहीं है आपका सिर्फ करंट अफेयर्स है, जो मिसलिनियस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है उसको भी मैं कवर यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। मैं अरुणाचल, मेरा फ्लाइट है 11 तारीख का है, 11 को पहुंच जाएंगे सर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ये जो डेट है अभी 10 जून है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर इज 10 जून। दोयम जी देखिए पूरी कोशिश रहेगी सीजीएल की भी क्लासेस करवाएं। अभी तो देखो अभी एपीपीएससी का भी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है और टाइम हमारे पास कम है। तो अभी ऑनलाइन में भी हमें क्लासेस करानी है, ऑफलाइन में भी हमें क्लासेस करानी है। उसके बावजूद भी अगर देखो पूरी कोशिश रहेगी, अगर मैं नहीं भी कर पाऊँ तो कोई और फैकल्टी जो भी अवेलेबल रहेंगे हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी तो सारी हमारी जो फैकल्टी एपीपीएससी में भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। बट पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो सीजीएल आएगा उसमें हम रिवीजन क्लासेस, रिवीजन नहीं पीवाईक्यू क्लासेस करवाएंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जुलाई का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया मैंने। देखो मेरा जो करंट अफेयर्स है ना सर वो स्लोली स्लोली चलता रहता है, बट आपको दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि आपके पास कंटेंट का अभाव हो, इसीलिए हम पहले से क्वेश्चंस रेडी करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो जुलाई के क्वेश्चंस रेडी हो गए हैं, मैंने फॉरवर्ड करवा दिए थे, दोनों तरह से बनवाए, वन लाइनर वाले भी बनवाए हैं, एमसीक्यू भी बनवाए हैं, तो वो फॉरवर्ड करवा दिए थे आप लोगों को। अगर किसी को नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। करंट अफेयर्स कभी नहीं रोका है सर, मैं और पहले भी ऑफलाइन में गया हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स मैंने नहीं रोका, करंट अफेयर्स चलेगा, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो। हाँ नेटवर्क इशू तो है सर, यहाँ तो अभी कितना 7 घंटे बाद लाइट आई है सर, 6-7 घंटे बाद सारे सिस्टम डाउन हो गए थे, इंटरनेट डाउन हो गया था, मोबाइल टावर डाउन हो गए थे, क्लास नहीं हो पाई, मैं मैसेज नहीं डाल पा रहा हूँ, मैसेज 5 बजे डाल रहा हूँ 6 बजे डिलीवर हो रहा है। अरे नेट पे खत्म हो रहा, अरे रे रे रे, जल्दी करो सर जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 54। देखो पीडीएफ मैंने अलग से प्रोवाइड करवा दिया था, ठीक है। जो लिंक है उसमें फाइनल वाला पीडीएफ जाएगा, बट सिर्फ क्वेश्चंस वाला जो पीडीएफ है मैंने अलग से प्रोवाइड करवा दिया, तो नहीं मिला हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना है 9990784642। बराए मेहरबानी व्हाट्सएप करें, कॉल जरूरी नहीं है मैं उठा पाऊँ क्लासेस वगैरह में होने की वजह से या कहीं और मसरूफियात होने की वजह से, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। पीडीएफ नहीं मिली हो मैं पीडीएफ दे दूंगा, क्लास ज्वाइन करनी हो जो भी दिक्कत हो इस पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर बताइए। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज पार्टिसिपेटेड इन 2024 G7 summit. This summit has been organized at which of the following places? Hiroshima, Apulia, Karbis, Camp David. Recently Indian Prime Minister has participated in 2024 G7 summit. This summit has been organized at which of the following places? Hiroshima, Apulia, ये वही वाली G7 समिट है, अभी मोदी जी गए थे, ठीक है, मोदी जी गए थे, मेलोनी जी से मिले थे, वहां जो अनऑफिशियल टर्म था मेलोडी वो ऑफिशियल हो गया था, तो अब याद आ जाएगा कहाँ गए थे, ठीक है। तो ये जो G7 समिट हुई है सर आपका ये कहां पर हुई है? इटली में हुई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज इटली, इटली नहीं इटली, ओके। अब ये सर G7 ग्रुप है क्या? देखो ये एक एलीट ग्रुप है, जितने भी मतलब आप देख सकते हो देश भर के दुनिया भर के जितने भी डेवलप्ड एंड एडवांस इकोनॉमीज है उनका ये ग्रुप है। इसमें आपका फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ठीक है, यूके है, जापान है, यूएस है, कनाडा है, ये 7 कंट्रीज है, इनके नाम याद रख लेना, ठीक है। तो यूएस यूके तो होंगे ही होंगे सर, यूएस यूके तो होंगे ही होंगे, फिर जापान है, ठीक है,
और कौन है सर? यूएस है तो कनाडा भी होगा, यूएस का छोटा भाई है। यूएस, यूके, जापान, कनाडा, ठीक है। फिर ये इटली, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये यूरोप के बड़े कंट्रीज हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है। इसमें चाइना नहीं है। बाकी आप नॉर्थ अमेरिका से देखोगे तो यूएस तो है ही, कनाडा भी है ही, एशिया से जापान है, और फिर यूरोप से देखोगे तो यूके तो हो गई सर। फिर उसके बाद जो बाकी तीन बड़ी कंट्री है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, वो भी इसके पार्ट है। तो ये G7 का एक ग्रुप है, द मोस्ट एडवांस एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड का, ठीक है। ये G7 ग्रुप कब बना था? देखो ये बनाया गया था 1973 में, ऑयल क्राइसिस, ठीक है। तो वहां पर जो आपका किंग फहद थे सऊदी अरेबिया के, उनसे थोड़ी तनातनी हो गई थी यूएस की, उन्होंने ऑयल देने से मना कर दिया था। अब ऑयल से इंडस्ट्री चल रही थी यूरोप की, अमेरिका की, तो उनको टेंशन हो गई थी। तो वो जो ऑयल क्राइसिस क्रिएट हुई थी, उसके बाद ये G7 ग्रुप बनाया गया था, विच फोर्स द लीडर्स ऑफ 6 मेजर इंडस्ट्रियल नेशंस टू कन्वेन अ मीटिंग इन 1975, ठीक है। पहले ये 6 कंट्रीज थे, कनाडा इसका पार्ट नहीं था। उस टाइम जर्मनी के भी 2 हिस्से हुआ करते थे, ईस्ट और वेस्ट, तब वेस्ट जर्मनी इसका पार्ट था। फिर कनाडा ने इसको 1976 में ज्वाइन किया था, और कुछ साल पहले G8 हो गया था ये रशिया के ज्वाइन करने का। रशिया ने इसको ज्वाइन किया था, तब ये G8 बन गया था। बट फिर रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और जो क्रीमिया वाला हिस्सा था वो एनेक्स कर लिया। उसके बाद इस ग्रुप से रशिया को निकाल दिया गया, तो ये वापस से क्या हो गया? G7 हो गया। तो कुछ टाइम के लिए ये आपका G8 भी बना था, ठीक है। नहीं सर, ये G7 में इंडिया नहीं है। हमको एज ए गेस्ट पार्टनर बुलाया गया था मीटिंग में, बट अभी हम इसका मेंबर नहीं है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। एनसीआरबी से रिलेटेड है। एनसीआरबी ने एक ऐप लॉन्च करी है। अभी आपका जो 3 नए कानून आए ना, इंडियन एविडेंस एक्ट है एक आपका, ठीक है, और वो क्या न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, और उसके अलावा एक जो था सीआरपीसी को रिप्लेस करके जो लाया गया है। 3 आपके जो नए कानून आए हैं, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है एनसीआरबी ने। तो उस मोबाइल ऐप का नाम पूछ रहा है। ऑब्जर्वर कंट्रीज कोई नहीं पूछता है, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये जो आपका क्या कहते हैं ऐप है, ऐप का नाम बताना है। ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, अब देख लो सर। एनसीआरबी संग्रह ऑफ क्रिमिनल लॉज, एनसीआरबी कॉन्ग्रीगेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज, एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज, एनसीआरबी संचय ऑफ क्रिमिनल लॉज, ठीक है। अब तो दिख रहे होंगे सर ऑप्शन, बताइए जरा। हाँ जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर इज वो है एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज, ठीक है। एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज ये ऐप का नाम है। ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इस पे इस तरह से पूछ सकता है। अब यहाँ पे एनसीआरबी की बात हो रही है, तो एक बार एनसीआरबी देख लेते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। देश भर में जितने क्राइम्स होते हैं उसकी एक रजिस्ट्री होती है, वो रजिस्ट्री कौन मेंटेन करता है? एनसीआरबी मेंटेन करता है। उसके बाद वो एनालाइज करते हैं कि देश में किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, कहाँ ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, क्या उनका कन्विक्शन रेट है। तो जो डिटेल है क्राइम रिपोर्ट्स की, वो मेंटेन करता है आपका एनसीआरबी।
ये किसके अंडर आता है? ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ये बनाता ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन एंड द टास्क फोर्स ऑफ होम मिनिस्ट्री, ठीक है। और इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। टंडन कमेटी का नाम याद रह जाता है, वेल एंड गुड, बट उतना डिटेल में जाने की इतना जरूरत है भी नहीं। मेन चीज ये ध्यान रखना, एनसीआरबी किसके अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। चलिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। आगे आते हैं सर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। प्रेजेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम recently has released 2024 global gender gap index. As per the report, India has been ranked at which of the following places? 124, 129, 136, 116. बताइए सर। Recently World Economic Forum has released 2024 global gender gap index 18th edition. As per the report, India has been ranked at which of the following places? 124, 129, 136, 116. हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। देखो ये रिपोर्ट बहुत फेमस है, ग्लोबल जेंडर गैप से रिलेटेड ये रिपोर्ट है ना, फेमस रिपोर्ट है। इसमें रैंकिंग भी निकाली गई है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस रिपोर्ट के बारे में एक बार यूपीएससी भी सवाल पूछ चुका है, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? दैट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। तो इसके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या है देख लेते हैं सर। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 129, बिल्कुल सही बात, जो 129 कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सर हमारी रैंकिंग कितनी है? 129 है। तो यहां पर हम लोग चार चीजों को कंसीडर करते हैं। जेंडर गैप इंडेक्स में बेसिकली हम निकाल क्या रहे हैं? यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इंडिया में जो मेल्स हैं और जो फीमेल्स हैं उनमें कितनी गैप है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलने में। जैसे सेम सैलरी पे मेल को ज्यादा सैलरी मिलती है फीमेल के कंपैरिजन में, तो ये क्या है सर? एक जेंडर गैप है। तो उसी को यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश की जा रही है कि जेंडर गैप किस कंट्री में जितना ज्यादा है उतना ही उसकी रैंक लो है। और जेंडर गैप बेसिकली ये क्या दिखा रहा है? आपकी कंट्री में कितनी इनइक्वालिटी है। तो उसमें हमारी रैंक आई है 129, जो कि काफी अच्छी नहीं है। तो जेंडर गैप इंडेक्स के हिसाब से देखें तो ये चार चीजों को कंसीडर करते हैं। पहली चीज तो ये कि आपके देश में दोनों जो जेंडर्स हैं उनको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल रही हैं। दूसरा, एजुकेशनल अटेनमेंट, कि जो मेल हैं और जो फीमेल हैं वो कितना एजुकेट हो पा रहे हैं। दूसरा, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल इश्यूज, कि जो मेल्स हैं उनके हेल्थ इश्यूज मतलब उनको कितना हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, फीमेल को कितना आ रहे हैं। चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कितना है मेल्स के पास फीमेल्स के पास। तो ये चार जो इंडेक्स हैं, ये जो चार फैक्टर्स हैं वो कंसीडर किए जाते हैं इन कैलकुलेटिंग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। मेंस वगैरह के अगर आंसर लिखो तो ये चार पॉइंट्स ध्यान रखना, एमसीक्यू में याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की ओवरऑल, इस रिपोर्ट ने क्या पाया? ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर इन 2024 इज 68.5%, मीनिंग 31.5% ऑफ द गैप रिमेन्स, ठीक है। यानी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मेल्स को 68.5% ज्यादा मिल रही है कंपेयर टू फीमेल्स। प्रोग्रेस हैज बीन एक्सट्रीमली स्लो, पिछले साल से अगर इस साल देखें तो 0.1% का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी कम है। और इस रेट के हिसाब से चलेंगे तो 134 इयर्स लगेंगे सर, जेंडर गैप पैरिटी को खत्म करने में 134 इयर्स लगेंगे अगर इसी रेट के हिसाब से हम चलते रहे, ठीक है।
far beyond the 2030 SDG target. The gender gaps remain largest in political empowerment, 77.5% unaddressed, and economic participation and opportunity. तो चार हम लोगों ने पिलर्स देखे, उसमें भी सबसे ज्यादा जो गैप है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में सबसे ज्यादा गैप देखने को मिलता है। टॉप रैंकिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें कि जैसे हमारी तो चलो 129 है, हमने तो बहुत खराब परफॉर्म किया, बढ़िया किसने किया, तो बढ़िया की बात करें तो सबसे बढ़िया जो रैंक आई है वो आई है आयरलैंड की। आयरलैंड सबसे टॉप परफॉर्मिंग कंट्री रहा 93.5%, वर्ल्ड्स मोस्ट जेंडर इक्वल सोसाइटी फॉर द 15th कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, उसके बाद की जो कंट्रीज है 7 आउट ऑफ द 10 आर फ्रॉम यूरोप। तो उसके बाद की जो कंट्रीज है उनको आप पढ़ो ना पढ़ो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो तीन चीजें बस मेन याद रख लेना कि जो जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट है कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना इसमें इंडिया की रैंक कितनी है 129। तीसरी चीज याद रखना इसमें टॉप किसने किया है, आयरलैंड ने किया। ठीक है, तो ये कितनी चीज हो गई, ये तीन चीजें आपको मेनली नोट करनी है अपने नोट्स में। ठीक है, बाकी सारी चीजें एक बार पढ़ लो जानकारी के लिए, अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली ध्यान क्या रखना, वो ये तीन पॉइंट्स रखने हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है, इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। कोई डाउट है तो पूछिए, और समझ में आ रहा है तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगला आंसर दीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, आइसलैंड, एक मिनट। ओ सॉरी, हाँ वही मैं कहूँ आयरलैंड, मुझे भी डाउट हो रहा था। एक मिनट एक मिनट। हाँ सॉरी, इट इज आइसलैंड। ठीक है, वही मुझे लग रहा था कि आयरलैंड नहीं, आइसलैंड टाइप की कंट्रीज रहते हैं टॉप में, इट इज आइसलैंड। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, टॉप परफॉर्मिंग कंट्री इज आइसलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री निजुत मोइना scheme to empower girls in the state by promoting education through financial incentives and support. Recently, which of the following state government has launched Mukhyamantri Nijut Moina scheme to empower girls in the state by promoting education through financial initiatives and support? Nagaland, Assam, Arunachal, Tripura. Correct answer क्या होगा सर? Which of the following state government has launched the Mukhyamantri Nijut Moina scheme to empower girls in the state by promoting education through financial incentives and support? Nagaland, Assam, Arunachal, Tripura. हाँ जी, ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, ये आपकी कहाँ की स्कीम है सर? आपका आसाम की। ठीक है, ये है आपका आसाम की स्कीम है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम आर एम्पावरिंग गर्ल्स थ्रू एजुकेशन और दूसरा रिड्यूसिंग चाइल्ड मैरिज। ठीक है, दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है इसके।
नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पे आ जाओ सर. Who among the following has become the first Indian rider to win a 3-star Grand Prix event? Who among the following has become the first Indian rider to win a 3-star Grand Prix event? ठीक है. Who among the following has become the first Indian rider to win a 3-star Grand Prix event? Tara Singh, Shruti Vora, Sudipti Hajela and Aarti Rawat. बताइए सर. तारा सिंह, श्रुति वोरा, सुदीप्ति हजेला एंड आरती रावत. चार ऑप्शन है. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन राइडर टू विन अ 3-star ग्रैंड प्रिक्स इवेंट? करेक्ट आंसर इज श्रुति वोरा. ठीक है. स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, सीधे सीधे सवाल आता है, सीधे सीधे आपको आंसर याद रखना, बात खत्म. ठीक है. चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर. क्वेश्चन नंबर 59. अब ये सर डेज एंड डेट्स का क्वेश्चन है. ठीक है. पहली बार ये डेट मनाई जा रही है तो आगे भी याद रख लेना. फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले was observed on which of the following days to celebrate the power of play? खेल की ताकत को, प्ले की ताकत को आपका क्या कहते हैं सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले was observed on which of the following days? बताइए सर. प्ले की पावर को सेलिब्रेट करने के लिए बताइए इसका करेक्ट आंसर. ठीक है. तो बच्चों का जो प्ले का अधिकार है उसको सपोर्ट करने के लिए जून 11 को सिलेक्ट किया है एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले. तो बस इतना ध्यान रख लेना, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले किस दिन बन रहा है? जून 11. तो ये वही जो आपका इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट का क्वेश्चन है उसमें ये आपका कवर हो जाएगा. ठीक है. बस और कुछ इसमें था नहीं, सिंपल था. नेक्स्ट आ जाओ सर. क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? एक ग्लोबल पीस इंडेक्स लॉन्च की गई है रिसेंटली. ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 रिलीज की गई है. एवरेज लेवल ऑफ ग्लोबल पीसफुलनेस, मतलब दुनिया भर में कितना पीस है, कितनी शांति है, वो ये मेजर करती है. तो इनके हिसाब से दुनिया भर का जो सुख चैन है इट हैज बीन डिटियोरेटेड बाय 0.56%. ओवरऑल दुनिया का जो सुख चैन है 0.56% घटा है. इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इन दिस इंडेक्स? तो पीस के नाम पे इंडिया की, पीस के मामले में हमारी रैंक क्या है? चार ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर बताना है. ठीक है. तो दुनिया भर में जो हालात चल रहे हैं तो उससे देखकर लग ही रहा है कि हाँ सर जो ग्लोबल पीस होगा वो घटा ही होगा, बड़ा तो नहीं होगा. ठीक है. अभी आपका रशिया यूक्रेन का मुद्दा चल ही रहा था, फिर ये आपका इजराइल पैलेस्टीन का मुद्दा आ गया, फिर उसके बाद ये अभी आपका इधर बांग्लादेश का इशू क्रिएट हो गया. उसके अलावा अफ्रीका में तो सर टर्मोइल्स रहते ही हैं. तो और अभी पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान का इशू है. तो ये सारे चीजें मिलके आपका एक पूरे दुनिया भर में ग्लोबल पीस को डिटेरियोरेट कर रहे हैं. अरे पढ़ लो सर. तो उसके हिसाब से आप ये बताओ कि जो हमारा ग्लोबल पीस है 0.56% घटा है, तो उसके हिसाब से इंडिया का रैंक कितना है? वेट लॉस किया है? अरे नहीं यार, बाल कटाए सर, बस थोड़ा सा बाल हल्के करा लिए तो लग रहा होगा. तो रिसेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? D 116. देख लेते हैं सर करेक्ट आंसर क्या है.
करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है सर। करेक्ट आंसर इज 116। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 116 है। It has been published by the Institute for Economics and Peace, provides a comprehensive measure of global peacefulness, evaluating 163 independent states and territories. इसकी हाइलाइट्स देखो तो ओवरऑल पीसफुलनेस की अगर हम बात करें, ठीक है, ओवरऑल पीसफुलनेस की अगर हम बात करें तो वो 0.56% घट गया है, जहां पर 65 कंट्रीज रिकॉर्डेड इंप्रूवमेंट्स इन पीसफुलनेस व्हाइल 97 कंट्रीज सॉ डिटेरियोरेशन। ये ध्यान रखना, रीजनल हाइलाइट्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्रीज अभी कौन सी हैं? वही सर, आइसलैंड। तो सबसे ज्यादा पीस भी कहाँ मिल रहा है? आइसलैंड में। सबसे ज्यादा जेंडर गैप, इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात कर रहा हूं, कहां पर है? आइसलैंड में। ठीक है, और सबसे कम पीस कहां पर देखने को मिल रहा है? यमन इज नाउ द लीस्ट पीसफुल कंट्री, फॉलोड बाय सूडान, साउथ सूडान, अफगानिस्तान एंड यूक्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। एक्चुअली ये ना, ये एक आयरनी है। आयरनी ये है कि आइसलैंड को आप देखोगे तो वो पूरा ग्रीन है, और ग्रीनलैंड को देखोगे तो उस पर पूरा आइस है। तो ये थोड़ा सा आयरनी देखने को मिलता है। आप कभी फोटो वोटो देखना, आइसलैंड में तो ग्रीनरी दिखेगी, ग्रीनलैंड में आइस दिखेगी। चलो, तो ये हो गया सर क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कह रहा है सर आपका? 61 कह रहा है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिसाइडेड टू लीव कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO, अ रशियन लेड मिलिट्री अलायंस। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिसाइडेड टू लीव CSTO, अ रशियन लेड मिलिट्री अलायंस? ताजिकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान या आर्मेनिया? करेक्ट आंसर क्या होगा? Which of the following countries has decided to leave Collective Security Treaty Organization, a Russian-led military alliance? ताजिकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान या आर्मेनिया? CSTO मतलब इस तरह का मान सकते हो, जैसे अमेरिका ने नेटो बनाया, रशिया ने आपका CSTO बनाया। तो कौन छोड़ रहा है CSTO को? तो करेक्ट आंसर इज आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया इज लिविंग द CSTO। तो इसी बात पे आर्मेनिया की कैपिटल बताइए सर, आर्मेनिया की कैपिटल बताइए। CSTO की बात करें तो ये आपका एक मिलिट्री अलायंस है, इंटर गवर्नमेंटल कंट्रीज का, जो बना था आपका 2002 में। It started storming into Kazakhstan to curb the protests which threaten the very existence of the regime that has ruled the Central Asian country. ठीक है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। कब साइन हुआ था? 15 में 1992 को। 6 सोवियत स्टेट, जो पोस्ट सोवियत स्टेट है, क्योंकि 1990 में आप देखोगे यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है, तो सोवियत से कई सारे कंट्रीज मिलते हैं। तो वही बोल रहा है, पोस्ट सोवियत स्टेट्स जैसे रशिया था, आर्मेनिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, ताजिकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, इन लोगों ने मिलकर CSTO को साइन किया। ठीक है, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द ताशकेंट पैक्ट और द ताशकेंट ट्रीटी। फिर बाद में पोस्ट सोवियत स्टेट्स जैसे अजरबैजान, बेलारूस और जियोर्जिया, इन्होंने भी इसको नेक्स्ट ईयर साइन कर लिया। उसके बाद और आगे आपका साइन करते हुए उतना डिटेल में मत जाओ, बस इतना ध्यान रखना CSTO एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, 1992 में बना था। और जल्दी से आप आर्मेनिया का कैपिटल बताइए। CSTO का हेडक्वार्टर पता है किसी को? CSTO का हेडक्वार्टर
सीएसटीयू का हेडक्वार्टर मॉस्को रशिया, ठीक है। जैसे अमेरिका का नेटो है, इनका सीएसटीयू है, तो इसका हेडक्वार्टर मेनली बस इतना ध्यान रखना, हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉस्को रशिया। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कह रहा है सर आपका, 62 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन वर्ल्ड अंडर 20 जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन वर्ल्ड अंडर 20 जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, शुभी गुप्ता या वंतिका अग्रवाल। बताइए, वर्ल्ड अंडर 20 जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप किसने जीती है। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट आता होगा तो बता दोगे आप, बताइए जरा। दिव्या देशमुख, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज दिव्या देशमुख। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 63, एक ऑटोबायोग्राफी आई है सर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुत्ती क्रिकेट स्टोरी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है क्रिकेट का प्लेयर होगा। अब इतनी ऑब्वियस बात है तो ऑप्शन भी सब क्रिकेट के प्लेयर्स के होंगे, तो चारों ऑप्शन क्रिकेट के प्लेयर्स के। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। ये जो ऑटोबायोग्राफी है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुत्ती क्रिकेट स्टोरी, किसकी किताब है। बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के पूछता ही पूछता है, उस तरह बुक्स एंड ऑथर के भी मान के चलो ऑलमोस्ट आते ही आते हैं क्वेश्चन, कोई ना कोई पूछ ही लेता है। अश्विन, हाँ जी, करेक्ट आंसर इज सी, आर अश्विन। ठीक है, तो ये किताब के ऑटो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आर अश्विन की। चलिए ठीक है, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है सर, तो आज फिर हम यहीं तक रखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 तक। इसके जो आगे के क्वेश्चन है वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज हम लोगों ने करीब 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे 10 से 15 का अपना टारगेट रहता है, तो 10 से 12 क्वेश्चन का लेट हो गए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। अगले दिन में इसकी रिकॉर्डिंग डल जाती है, जैसे आज ये लेक्चर हुआ है ना, तो कल इसकी रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है ना, चलिए सर, तो फिर इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो YouTube में जाओगे, पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। स्टिल पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत आ रही है, नहीं मिल रही तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, जुलाई की नहीं मिल रही है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, हालांकि मैंने फॉरवर्ड करवा दी थी सारे ग्रुप्स में। नहीं मिल रही है तो फिर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, जुलाई वाले क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा। तो जो लोग हेड कांस्टेबल या सीजीएल की तैयारी में बिजी हैं, वो एक्स्ट्रा अगर पढ़ना चाहते हैं तो जुलाई के कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो सर स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा, जून के साथ फिर जुलाई पे आएंगे। ठीक है ना, और उसके साथ साथ भी कोशिश है अदर टॉपिक्स भी आपके चलते रहें, जैसे कल अरुणाचल टाइम्स का वीडियो डाल दिया था, इस तरह से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, चिल रहे हैं, गुड बाय, हैव नाइस डे।